आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? ये एक टेक्निक है जिसमें पीपल को आइडेंटिफाई किया जाता है उसके डीएनए का सैंपल लेके। हर एक पर्सन के दो यूनिक फिंगरप्रिंट्स होते हैं, एक होते हैं उनके फिंगर टिप्स पे और एक होते हैं उनके डीएनए में। जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं, बट फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं कि वो चेंज होते रहते हैं और उनको चेंज करवाया भी जा सकता है बाय सर्जरी। बट जो डीएनए फिंगरप्रिंट होता है वो हर एक पर्सन के उसके सेल्स के अंदर सेम रहता है, तो उसको अल्टर नहीं किया जा सकता है किसी भी ट्रीटमेंट के थ्रू। तो जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो ज़्यादा मोस्ट कॉमन मेथड होता है आइडेंटिफाई करने के लिए किसी भी एक ह्यूमन बीइंग को या डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो दो तरह की फिंगरप्रिंट है, उसमें से जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है वो इसीलिए फेमस है क्योंकि वो अल्टर नहीं होती है किसी भी मेथड से। अब इसको किसने डिस्कवर किया था? जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का प्रोसेस है वो इन्वेंटेड किया था एलेक्स जेफरीज ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाइस्टर इन इंग्लैंड इन 1984 में। अब क्या स्टेप्स होंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के? पहले तो सैंपल लेंगे, सैंपल डीएनए का सैंपल। उसके लिए कुछ भी सैंपल हो सकता है जो भी क्राइम साइट पे प्रेजेंट है, जैसे ब्लड, हेयर फॉलिकल, सलाइवा, सीमन या बॉडी टिश्यू जैसे कि चिक एपिथेलियल सेल। इनमें से कोई भी अगर सैंपल अवेलेबल है तो उससे डीएनए आइसोलेट किया जा सकता है। आफ्टर दैट सेल्स को क्या करेंगे, ब्रोकन डाउन करेंगे ताकि उनका जो डीएनए है वो रिलीज़ हो जाए। नेक्स्ट स्टेप होता है कि कटिंग करना होता है। अब डीएनए जो आइसोलेट किया है उसको एक एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, डबल कट करता है डीएनए पे। तो जब भी ये डबल कट करेगा तो यहाँ पे स्टिकी एंड बन जाएंगे। ये जो फिगर है इसमें दिखाया हुआ है कि एक EcoR1 जो है वो एंजाइम होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसने जब डीएनए पे एक्ट किया तो उसने डबल स्ट्रैंडेड कट किया और ये जो इस तरह का स्टैंड बना है ये होते हैं स्टिकी एंड्स होते हैं। फिर जब डिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया डीएनए को, उसके बाद क्या करेंगे, फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। उन फ्रैगमेंट्स को साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट करना होता है, तो उसके लिए हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं। डीएनए है तो मोस्टली एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इस फिगर में दिखाया हुआ है कि यहाँ पे ये जेल है और ये वेल बने हुए हैं, इसमें सैंपल को लोड किया जाता है और उसके बाद पावर सप्लाई के थ्रू जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन होती है। ये कैथोड होता है नेगेटिव और एक होता है एनोड पॉजिटिव। तो ये यहाँ पे इस वाली फिगर में क्या हुआ है कि जब रन हो चुका है जेल, उसके बाद यहाँ पे सेपरेशन हुई है अकॉर्डिंग टू साइज। जिसका सबसे छोटा साइज होगा वो सबसे पहले यहाँ बेस में आ जाएगा, जिसका सबसे बड़ा साइज है वो ऊपर में है। तो इस तरह से ये शॉर्ट फ्रैगमेंट्स होंगे, जो सबसे छोटे हैं वो बेस में आ जाएंगे जेल के, और जो लॉन्ग फ्रैगमेंट्स होंगे वो ऊपर रहेंगे क्योंकि उनका साइज बड़ा है। तो आफ्टर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन के बाद डीएनए फ्रैगमेंट्स को, अब वो क्योंकि फ्रैगमेंट बन गए हैं इसलिए उनको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अप्लाई करते हैं ताकि वो साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएं। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि उसमें फॉस्फेट ग्रुप होता है, इसलिए वो क्या करेगा, पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा जेल के, और जितना ज़्यादा शॉर्टर डीएनए फ्रैगमेंट होगा उतना ही फास्टर वो मूव करेगा देन लॉन्गर फ्रैगमेंट से। देन स्टेप 3 है कि अब क्या करना है, जब सेपरेशन हो चुकी है अब उन डीएनए फ्रैगमेंट्स को जेल से ट्रांसफ़र करना है नायलॉन शीट पे। तो क्या करेंगे कि जो शीट है उसको जेल के ऊपर रख देंगे और फिर वो कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा, और ओवरनाइट के लिए सॉक कर देंगे। तो कैपिलरी एक्शन के थ्रू क्या होगा कि जो फ्रैगमेंट्स थे वो मूव कर जाएंगे उस नायलॉन शीट पे। देन स्टेप 4 में क्या होगा कि एक रेडियो एक्टिव मटीरियल एडिट करते हैं जो डीएनए के साथ कंबाइन करेगा डीएनए फ्रैगमेंट के साथ और इमेज देगा, फ्लोरोसेंट इमेज देगा। तो जो फ्लोरोसेंट इमेज मिलेगी वो होती है फोटोग्राफिक कॉपी ऑफ द डीएनए बैंड। फिर फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, अब फ्रैगमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, जो डीएनए फ्रैगमेंट मिले हैं उनके पैटर्न्स को एनालाइज करना है। तो बहुत सारी साइट्स मिलती हैं तो उसके बेसिस पे एनालाइज करते हैं। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के यूज़ क्या होते हैं? जनरली इसको यूज़ किया जाता है फॉरेंसिक साइंस में सॉल्व करने के लिए क्राइम्स को। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मर्डर विक्टिम
मिला है, तो क्या करेंगे, जो फोरेंसिक टीम होती है वो ब्लड सैंपल को क्राइम सीन से रिट्रीव कर लेगी और फिर वहाँ से डीएनए को आइसोलेट करेगी। डीएनए जब आइसोलेट हो जाएगा तो पूरा वही प्रोसेस होगा कि डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन देंगे। देन जो ये प्रोसेस है उसको सदर्न ब्लोटिंग बोलते हैं। मीन्स डीएनए को नायलॉन शीट पे जो फ्रेगमेंट्स मिले हैं उनको नायलॉन शीट पे ट्रांसफ़र किया जाएगा। देन रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐड होगा और फिर उसको एनालाइज कर लिया जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस होता है जब भी कोई क्राइम होता है तो फोरेंसिक की टीम ये सारा प्रोसेस करती है। और उसके बाद, क्योंकि कुछ भी सैंपल हो सकता है वहाँ पे, ब्लड भी हो सकता है, कोई टिश्यू भी अवेलेबल हो सकता है, हेयर फॉलिकल हो सकते हैं, तो जो भी सैंपल अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग डीएनए आइसोलेट हो जाएगा एंड देन उसके डीएनए फिंगरप्रिंट प्रिपेयर्ड होंगे। ये एक जेल इमेज है जहाँ पे सस्पेक्ट है, जो ब्लड सैंपल लिया था क्राइम सीन से उसकी जेल इमेज है, ये सस्पेक्ट की प्रोफाइल है। देन ये है ब्लड सैंपल जो क्राइम सीन से ब्लड मिला था वहाँ उसकी प्रोफाइल है एंड विक्टिम की प्रोफाइल है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अगर बैंड को देखो तो बैंड किसके सिमिलर मिल रहे हैं, जो क्राइम सीन पे बैंड मिला था वो ये जो ब्लड सैंपल क्राइम सीन से लिया था वो बिल्कुल सिमिलर है इसके सस्पेक्ट की प्रोफाइल से। तो इट मीन्स है कि जो सस्पेक्ट है उसने क्राइम किया है। कुछ फेमस केसेस हैं क्राइम को लेके, जैसे कॉलिन पिचफोर्क था, वो फर्स्ट क्रिमिनल केस था जो कि बेस था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एविडेंस के बेसिस पे था। इसको जो ये था कॉलिन, इसको अरेस्ट किया गया था इंग्लैंड में 1987 में फॉर रेप एंड मर्डर के लिए एंड 1988 में इसको सेंटेंस किया गया था। नेक्स्ट केस है ओ जे सिम्पसन, जो कि जिसने डबल मर्डर चार्ज जिस पे लगा था और ये भी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग पे बेस्ड ही केस था। नेक्स्ट था कि 1994 में रॉयल कनाडियन माउंटेड पुलिस डिटेक्टिव, उनके हेयर्स को टेस्टेड किया गया था फ्रॉम अ कैट, एक कैट से मिले थे, स्नोबॉल कैट का नाम था। एंड फिर इसको इस हेयर फॉलिकल को जब मतलब हेयर को टेस्ट किया गया तो ये मिला कि जो मैन था उसने मर्डर किया था अपनी वाइफ का। और ये फर्स्ट टाइम केस था फोरेंसिक हिस्ट्री में जिसमें कि एक नॉन ह्यूमन डीएनए का यूज़ हुआ था टू आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिमिनल को। मीन्स जो यहाँ पे डीएनए आइसोलेट हुआ था वो स्नोबॉल एक कैट थी उसके हेयर से मिला था। देन होता है नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशन पैटर्निटी एंड मैटर्निटी टेस्टिंग। मीन्स कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है तो उसका फादर कौन है और उसकी मदर कौन है ये बताने के लिए भी इस डीएनए फिंगर प्रिंटिंग को यूज़ किया जाता है। जैसे कि 1920 में एना एंडरसन, उन्होंने क्लेम किया था कि वो प्रिंसेस थी एनास्टेशिया रामनोव, मतलब रशिया की वो प्रिंसेस थी। इन 1980s में उसकी डेथ के बाद सैंपल लिया गया उसके टिश्यू से और उसको स्टोर किया गया वर्जीनिया हॉस्पिटल में। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग से जब सारा प्रोसेस किया गया तो ये पता चला कि उसका कोई रिलेशन नहीं था रशिया के प्रिंसेस, मतलब रशिया के जो प्रिंसेस होने का वो क्लेम कर रही थी उसका कोई भी रिलेशन नहीं था। कुछ अनदर केसेस हैं पैटर्निटी केसेस, जैसे कि 2002 में एलिजाबेथ हर्ले ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का ही यूज़ किया था ताकि वो प्रूव कर सके कि जो स्टीव बिंग है वो फादर है उसके चाइल्ड का। 2007 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को यूज़ किया गया था जिसमें जो लेरी बर्कहेड थी वो उनके जो बायोलॉजिकल फादर थे वो एना निकोलस स्मिथ। तो इस तरह से कुछ पैटर्निटी केसेस भी हुए हैं कि कौन किसका फादर है और मदर है। फिर नेक्स्ट होता है कि पर्सनल आइडेंटिफिकेशन इन द आर्म फोर्सेस। कुछ आर्म जो सर्विसेज हैं उनमें भी आइडेंटिफिकेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है। और जैसे कि जो टेररिस्ट अटैक होता है 9/11 का, उसमें भी जो विक्टिम्स बहुत सारे आइडेंटिफाई किए गए थे वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड के थ्रू ही किए गए थे।
इसी तरह से अगर मेडिकल यूज़ देखें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो अगर कभी भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहा होता है, तो फिर ऑर्गन जो डोनेट कर रहा होता है, मान लो किडनी ट्रांसप्लांट है, तो जो किडनी डोनेट कर रहा है उसका मैच किया जाएगा रेसिपिएंट से, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर दोनों डोनर और रेसिपिएंट मैच कर रहे होंगे तभी ट्रांसफ़र हो सकता है, तो इसके लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। कोई भी न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं उनमें इनहेरिटेड मतलब जो जेनेटिक डिसीज़ेज़ होते हैं उनका भी डायग्नोस किया जा सकता है, और जेनेटिक डिसऑर्डर्स जितने भी होते हैं उनके रिसर्च में भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज़ किया जाता है। जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनकी पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यूज़ होती है। तो ये था डिस्कशन अबाउट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग।